अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं SJ 301 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस सब्जेक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे में और इजी तरीके से जो है वो आपको समझाऊंगी चीज़ें, और साथ साथ आपको इजी चीज़ें जैसे जो चीज़ें मेन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो याद करने के लिए क्विज़ेस भी जो है वो साथ साथ बताती जाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है वो वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट देखें, कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है वो याद करने के लिए भी जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ स्टैटिक्स। ठीक है, देखिए ये वो साइंस है जो हमें हेल्प करती है कि हम असल डेटा जो सैंपल से कलेक्ट किया गया होता है उसकी बुनियाद पर कोई कंक्लूजन यानी कि कोई नतीजा जो है वो निकाल सकें। ठीक है, स्टैटिक्स असल में एक टूल है जो डेटा पर जो है वो बेस्ड रिसर्च में यूज़ होता है। मतलब रिसर्च में सिर्फ गैस नहीं करना होता बल्कि डेटा के नंबर्स और फैक्ट्स को यूज़ करके एनालिसिस करना होता है। ठीक है, स्टैटिक्स को जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहा जाता है, मतलब नंबर्स और क्वांटिटीज़ के ज़रिए एनालिसिस करना होता है। ठीक है, स्टैटिक्स का जो है वो यूज़ हर फील्ड में होता है, लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी वगैरह A to Z। ठीक है, लेकिन जब भी हम किसी साइंटिफिक रिसर्च या इंक्वायरी में जो है वो रियल डेटा के बेस पर फैसला जो है वो हमें लेना होता है तो स्टैटिकल जो है वो टेक्निक्स का हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और ये ज़रूरी होता है। आजकल जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है कि एक एक्टिव मूवमेंट चल रही है स्टैटिस्टिकल लिटरेसी के लिए। मतलब हर आदमी को बेसिक स्टैटिक्स समझनी चाहिए ताकि वो डाटा के बेस पर फिर जो है वो समझ और कोई भी डिसीजन जो है वो ले सके आसानी से। ठीक है, सो सिंपल वर्ड में कि स्टैटिक्स एक ऐसा साइंस और टूल है जो हमें डाटा की बुनियाद पर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और इसका यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आपने याद करनी स्टैटिक की डेफिनेशन, और ये जो है वो एक रिसर्च बेस्ड जो है वो डाटा होता है, और इसको जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं स्टैटिक्स को। ये ऐसा क्विज भी याद करना है कि स्टैटिक्स को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, और इसकी एप्लीकेशन सामने मौजूद है एग्रीकल्चर, एंथ्रोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, और साइंटिफिक जो है वो इंक्वायरी में क्या होता है स्टैटिकल टेक्निक्स को जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपने जो है वो ज़हन नशीन कर लेनी। इसके बाद स्टूडेंट्स द नेचर ऑफ दिस डिसिप्लिन आ जाता है। अच्छा, आपके सामने तीन चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ सिंपल वर्ड में। स्टैटिक्स का काम जो है वो दो हिस्सों में होता है, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ये जो है वो एक डेटा को डिस्क्राइब करता है, और इन्फ्रेंशियल ये दूसरे डेटा से अंदाज़ा लगाता है। और जो प्रोबेबिलिटी है ये जो है इन दोनों के दरमियान ब्रिज का काम करती है और हमें बताती है कि किस चीज़ के होने का कितना चांस है। देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ डिस्क्रिप्टिव की। अगर क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो हमने देखने होते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में हम एवरेज जैसे कि मीन, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज या ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सो मतलब डाटा को नंबर्स और ग्राफ्स की मदद से जो है वो हम समझते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में। जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स होती है इसका मतलब है अगर हम 50 स्टूडेंट्स का सर्वे करें और उससे अंदाज़ा लगाएं कि पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की सोच या मार्क्स कैसे हैं। इसमें जो प्रोबेबिलिटी का रोल होता है क्योंकि हमें जो है वो सैंपल से गैस करते हैं। मतलब इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में छोटे डाटा से हम बड़ा अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है जो इनके दरमियान दोनों के दरमियान ब्रिज का काम कर रही है। देखिए, क्वीन टॉस करने पर हेड आने के 50% चांस होते हैं और टेल आने के भी 50% जो है वो चांस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करने में जो है ये हमारी हेल्प करती है। क्लियर हो गया? इसके बाद स्टूडेंट्स मीनिंग्स ऑफ स्टैटिक्स आ जाता है। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? देखें, स्टैटिक्स लफ्ज़ जो है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। पहले ज़मानों में इसका मतलब था वो इंफॉर्मेशन जो स्टेट के काम आती थी। ठीक है, वो स्टेट, इसी वजह से जो है वो इसका स्टैटिक्स निकला नाम। मतलब आबादी का साइज़ मालूम करना होता था, इन पॉपुलेशन कितनी है, या आर्म्ड फोर्सेस यानी फ़ौज की तादाद का जो है वो मालूम करना होता था। अब स्टैटिक्स के डिफरेंट मीनिंग्स हो गए हैं। जब हम कहते हैं कि स्टैटिक्स, इसका एक जो है वो मतलब ये होता है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो सिस्टम के साथ अरेंज हों।
इस सेंस में जो है स्टैटिक्स हमेशा प्लूरल होती है। क्लियर, याद रखना कि प्लूरल होती है फर्स्ट सेंस में। स्टैटिक्स ऑफ प्राइसेस, जैसे कि हम चीज़ों की कीमत का डेटा निकालें, या रोड एक्सीडेंट्स का डेटा निकालें, या क्राइम्स ऑफ स्टैटिक्स आ जाती है, पैदाइश का डेटा यानी बर्थ स्टैटिक्स आ जाती है, ये सारे आ जाते हैं। मतलब ये कि हर फील्ड में जो नंबर्स का सेट होता है उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। सो इन कॉमन यूजेज ज़्यादातर लोग स्टैटिक्स जो है वो के लफ्ज़ को डाटा के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि स्टैटिक्स ऑफ क्राइम्स, तो मतलब जुर्म के नंबर्स, ठीक है, क्राइम के नंबर्स या डेटा कह लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है इसके एक तो ये एज अ क्विज़ कर लेना कि ये लैटिन वर्ड से आया है, स्टेटस से, ठीक है, इसका मीनिंग याद कर लेना। और इन फर्स्ट सेंस में, इन द फर्स्ट प्लेस में जो है वो ये पहली लाइन आप याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि इन दिस सेंस द वर्ड स्टैटिक्स इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। बाकी आप जो है वो इतना डिटेल में ना याद कीजिएगा, ठीक है, मीनिंग्स ऑफ स्टैटिक्स में। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे सेकेंड प्लेस पर। तो स्टूडेंट्स, सेकंड मीनिंग जो है वो स्टैटिक्स एज अ डिसिप्लिन इन साइंस, इस सेंस में जो है वो स्टैटिक्स सिंगुलर होता है। यहाँ स्टैटिक्स का मतलब है एक डिसिप्लिन या साइंस जो मेथड्स और टेक्निक्स जो है वो हमें सिखाता है। यानी डाटा कलेक्ट करना, डाटा प्रोसेस करना, डाटा एनालाइज करना, और उस एनालिसिस से इन्फ्रेंसेस और जो है वो डिसीजन लेना। तो ये काम तब भी होता है जब जो है वो अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनियत जो है वो हो, ठीक है। तो याद रहे कि ये अनसर्टेनिटी का मतलब इग्नोरेंस नहीं है, यानी जहालत नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है कि डाटा इनकम्प्लीट या अनस्टेबल है। इस सेंस में स्टैटिक्स को साइंस कहा जाता है, क्योंकि ये लर्निंग के तमाम जो स्टेजेस हैं वो कवर करता है। तो और सब्जेक्ट के तौर पर जो वो स्टैटिक्स का कैरेक्टर मैथमेटिकल होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी जो सेकंड जो प्लेस है, ये आपने जो मैंने जितनी हाईलाइट की ये कर लेना, और सेकंड प्लेस के हिसाब से स्टैटिक्स इज़ यूज्ड इन द सिंगुलर, ये क्लियर कर लेना। इसके बाद थर्ड में आ जाते हैं हम। थर्ड मीनिंग क्या है इसका? स्टैटिक्स का तीसरा मतलब है वो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ जो सैम्पल डेटा से कैलकुलेट की जाती है। लाइक अगर हम सैम्पल के मार्क्स का मीन निकालते हैं तो वो एक स्टैटिक है। यहाँ एक सिंगल नंबर को स्टैटिक कहते हैं, और जब मल्टीपल हो तो स्टैटिक्स जो है वो प्लूरल हो जाता है। सो आपने जो है वो ये चीज़ याद रखनी कि जब हम सैम्पल डेटा से कोई एक नंबर कैलकुलेट करते हैं तो जैसे सैम्पल मीन, तो उसे जो है वो स्टैटिक्स कहते हैं। तो ये भी जो है वो स्टूडेंट्स, आपने इसकी जो मैंने हाईलाइट की हुई ये चीज़ें आपने तीसरी लाइन जो थर्ड पॉइंट है वो कंप्लीट याद कर लेना। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंस ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो आप जो है वो उतनी ही कर लीजिएगा जितनी मैंने हाईलाइटेड की हुई है। जैसे इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें ये बताया जाता है कि ये हमेशा जो है वो लार्ज ग्रुप्स के बिहेवियर को स्टडी करता है। कौन? स्टैटिक्स, ठीक है। क्या करता है ये? लार्ज ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करता है, इंडिविजुअल्स को नहीं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ, पूरी क्लास के मार्क्स का जो है वो स्टडी करना होता है, इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं करना होता, ठीक है। इसके बाद जो है वो सेकंड में हमें कहते हैं कि ये जो है वो वेरिएबिलिटी और अनसर्टेनिटी के साथ डील करता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। देखिए, स्टैटिक्स जो है वो उस ऑब्जर्वेशंस के एग्रीगेट्स को जो है स्टडी करता है जो एक ही टाइप के हों। लाइक आइसोलेटेड, यानी जो है वो अलग अलग नंबर से स्टैटिक्स का काम नहीं बनता, यानी एक ही तरह की हो कैटेगरी, उस तरह के जो है वो उसको काम करता है, ठीक है। और जो है वो स्टैटिक्स जो है वो वेरिएबिलिटी के साथ डील करता है, और हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। अगर सब बिल्कुल एक जैसे होती है तो स्टैटिक्स की जो है वो नीड नहीं रहती, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमेशा जो है वो चांस वेरिएशंस और डेफिशिएंसीज जो है वो होती हैं, इसीलिए स्टैटिक्स में जो है वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो स्टैटिक्स उन्हीं चीज़ों को स्टडी करता है जो नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सके। नंबर्स या तो काउंट की फॉर्म में होंगे, यानी कितने लोग, या मेजरमेंट की फॉर्म में, जैसे कि हाइट, वेट वगैरह, ठीक है। और एग्रीगेट्स अक्सर जो है वो कई रैंडम काजेज से इफेक्ट होते हैं। लाइक इंसानों की हाइट पर जो है वो बहुत फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, रेस, एज, डाइट, हैबिट्स, क्लाइमेट वगैरह पे, ठीक है। तो जो है वो स्टैटिक्स के लाज हमेशा जो है वो एवरेज या लॉन्ग रन में जो है वो सही होते हैं। हर एक इंडिविजुअल केस के लिए जो है वो गारंटी जो है वो नहीं होती। तो अगर डाटा सही तरीके से कलेक्ट जो है वो प्रोसेस या जो है वो इंटरप्रेट ना किया जाए तो रिजल्ट्स जो है वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो और अगर स्टैटिक्स का यूज़ करने वाला इंसान जो भी है वो एक्सपर्ट ना हो तो भी रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इनको जितना मैंने हाईलाइट किया वो इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए जो है वो काफ़ी होगा। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंस ऑफ स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, जब अगर आपसे सवाल भी पूछे जाए तो फिर आप जो जितना हाईलाइट किया इतना भी कर लेंगे ना, काफ़ी है, ज़्यादा आप डिटेल में ना जाइएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है द वे इन विच स्टैटिक्स वर्क्स। स्टैटिक्स जो है वो कैसे काम करती है। देखिए स्टूडेंट्स,
स्टैटिक्स जो है वो बड़े डाटा सेट्स को जो है वो शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में समराइज़ कर देती है। लाइक हमारे पास 1000 लोगों की सैलरी जो है वो डाटा को एक एवरेज और ग्राफ से जो है वो हम समझ सकते हैं। स्टैटिक्स जो है वो हेल्प करता है कि लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेस को जो है वो एफिशिएंट और एक्यूरेट तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। किसी भी फील्ड जैसे एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, बिजनेस होगी, इनमें जो है वो साउंड और इफेक्टिव प्लानिंग के लिए जो है वो स्टैटिक्स की ज़रूरत होती है। सो स्टैटिक्स हमें जो है वो डाटा के बेस पर जनरल कंक्लूजन निकालने में हेल्प करती है, साथ ही प्रेडिक्शंस भी देती है कि किस कंडीशन में कितना आउटकम होगा। सो पॉपुलेशन ग्रोथ का एस्टिमेट लगाना या एग्जाम रिजल्ट का जो है वो फोरकास्ट करना। सो सिंपल वर्डिंग में कि पहले तो ये बड़ा डाटा को छोटी और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में समराइज़ करता है, दूसरा जो है वो ये एक्सपेरिमेंट और सर्विस को सही तरीके से डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, तीसरा ये प्लानिंग को इफेक्टिव बनाता है, चौथा जो है ये हमें जनरल कंक्लूजन्स और फ्यूचर प्रेडिक्शंस निकालने में भी जो है वो हेल्प करता है। तो ये जो है वो आपने बताना है कि वर्क्स कैसे करती है, तो ये ऐसे वर्क्स करती है। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है वो स्टैटिक्स की अहमियत क्या है। ठीक है, तो हर फील्ड में जो है वो इसका इस्तेमाल होता है स्टैटिक्स का। तो स्टैटिक्स एक ऐसी डिसिप्लिन है जो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट और फील्ड में यूज़ होती है, ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो एक पावरफुल टूल है, न्यूमेरिकल डाटा एनालाइज जो है वो करने के लिए होते हैं। तो जैसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में, तो अपने डिसीजन के लिए जो है वो स्टैटिकल डाटा पर जो है वो रिलाई करता है। इसके बाद जो है वो पॉलिटिशियन अपने जो है वो आर्गूमेंट्स और प्रॉब्लम समझने के लिए भी जो है स्टैटिक्स का यूज़ करता है, तो इससे उनके जो है वो बयान वगैरह जो है वो ज़्यादा क्रेडिबल लगते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट के ट्रेंड समझने के लिए भी जो है स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। सो सोशल साइंटिस्ट भी जो है वो स्टैटिक्स पर डिपेंड करती है। एक सोशल साइंटिस्ट को जो है वो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज समझने के लिए जो स्टैटिक्स की ज़रूरत होती है वो, और अक्सर ये भी कहा जाता है कि एक सोशल साइंटिस्ट जिसने स्टैटिक्स जिसे जो है स्टैटिक्स ना आती हो, वो उस अंधे इंसान की तरह है जो अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो कि वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो मतलब बिना स्टैटिक्स के रिसर्च और एनालाइज अंधाधुंध होता है। ठीक है, तो आपने जो है वो स्टूडेंट्स इसको सिंपल से याद कर लेना। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, पॉलिटिशियन यूज स्टैटिक्स एडवांटेजेसली। ठीक है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, और ये जो मैंने हाईलाइट किए, ये जस्ट आप इतना कर लीजिएगा तो मतलब इंपॉर्टेंस में आ जाता है ये। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स द मीनिंग ऑफ डाटा आ जाता है। द मीनिंग ऑफ यानी डाटा का जो है वो मीनिंग क्या है। देखिए, डाटा जो है वो लफ्ज़ लैटिन ज़बान से आया है जिसका मतलब है दोज दैट आर गिवन, यानी जो चीज़ दी गई है। इसका सिंगुलर फॉर्म जो है वो डाटम है। ये डाटम जो है सिंगुलर है और डाटा जो है ये इसका प्लूरल आ जाता है। सो सिंपल मीनिंग में डाटा असल में ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट्स होते हैं, मतलब जो चीज़ें हम देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं या जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, उनका जो रिजल्ट्स जो है वो डाटा कहलाता है। ठीक है, और ये जो है वो डेली उसमें यूज़ होता है। डाटा लफ्ज़ जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे और साइंस दोनों में यूज़ होता है। कभी कभी जो है लोग इसको बहुत साइंटिफिक समझते हैं, लेकिन असल में जो है वो इसका मतलब सिंपल सा जो है वो यही है कि जो फैक्ट्स हमें मिलते हैं वो डाटा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो डाटा आपने कंप्लीट ही करना होगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसकी याद करनी होंगी। इस तरह जो है वो इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, एग्जांपल्स ऑफ डाटा, जैसे एवरीडे लाइफ, पुलिस ऑफिसर में। ठीक है, ये सारा डाटा जो है वो का काम होता है इसमें। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स भी जो है वो डाटा में से कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक तो लिख दीजिएगा मीनिंग ऑफ डाटा की अगर डेफिनेशन आती है तो फिर आप इसके साथ एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो काफ़ी होगा। क्लियर है, बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशंस और वेरिएबल्स। ठीक है, इनमें देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं। स्टैटिक्स में जो है वो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग या इन्फॉर्मेशन जो हम नोट करते हैं वो ऑब्जर्वेशन होती है। सारी सी बात है, अब मैं लेक्चर भी दे रही हूँ, आप मेरी इन चीज़ों को नोट कर रहे होंगे, कैसे बोल रही हैं टीचर, ठीक है मैम कैसे बोल रही हैं और कैसे जो है वो समझा रही हैं, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। तो रिकॉर्डिंग या इन्फॉर्मेशन जो हम नोट करते हैं वो ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में हो सकती हैं, फिजिकल मेजरमेंट में भी हो सकती हैं, क्लासिफिकेशन में भी होती है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी हो सकती है। ये जो है वो डिपेंड करती है किस फॉर्म में जो है वो हमारे पास आ रही है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस का मतलब यही होता है हम नोट करते हैं चीज़ों को। वेरिएबल्स क्या होती हैं, वो चीज़ जो चेंज होती है। वेरी जो होता है ना, VARY, वेरी, इसका मतलब होता है तब्दील होना। तो वेरी से वेरिएबल्स निकला है, तो वो चीज़ जो चेंज हो जाती है वो वेरिएबल्स कहलाती है। कोई भी करैक्टरिस्टिक जो कि खसूसियात यानी कि हो गई जो इंसान या ऑब्जेक्ट के हिसाब से वेरी करती हैं यानी चेंज होती हैं, चाहे हम किसी की ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है या किसी इंसान की, तो उसे जो है वो वेरिएबल कहते हैं। लाइक एज हमारी जो है वो डे बाय डे या सालों में जो है वो इसी तरह चेंज होती जाती है, तो ये भी एक वेरिएशन है।
ठीक है। वैल्यूज़ हो गई, कांस्टेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, अगर किसी वेरिएबल का डोमेन सिर्फ एक ही वैल्यू रखता है, ठीक है, तो वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता है। मिसाल, अगर किसी क्लास के सब स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है वो डेट सेम है, यानी 10 तारीख है सपोज़ करें, जैसे आपके 6 अक्टूबर को सबकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो अपने ध्यान से कर लेनी है। वेरिएबल और डोमेन की डेफिनेशन भी हाईलाइट किया, वेरिएबल भी मैंने हाईलाइट किया, ये आपने इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये तकरीबन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट ये पॉइंट याद करने वाला है। क्वांटिटेटिव देखें क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है। जब वेरिएबल को नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाए तो उसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। मतलब वो चीज़ जो मैयर या काउंट की जा सके, जैसे हम एज को है कर सकते हैं, वेट जो है वो उसको जो है वो मैयर कर सकते हैं, इनकम हो गई, तो ये सारे हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आ जाते हैं। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, जब वेरिएबल नॉन न्यूमेरिकल, उसे क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। मतलब वो चीज़ जो नंबर्स में डायरेक्टली मेजर नहीं होती बल्कि कैटेगरीज में होती हैं। जैसे हम क्या कहते हैं कि आइज़ कलर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। और जैसे कि क्वालिटी यानी अच्छा या बुरा जो है ये किस कैटेगरी में है, इंटेलिजेंस आ गई, पॉवर्टी आ गई, ठीक है, एजुकेशन वगैरह, ये सारे जो है वो हमारे पास क्वालिटेटिव में आते हैं, जिनको जो नॉन न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, यानी नंबर्स में डायरेक्टली मेजर नहीं होते। तो ऐसे वेरिएबल्स को नंबर से मेजर नहीं करते बल्कि कैटेगरीज में असाइन करते, तो वो क्या होते हैं हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स आपने कंप्लीट ही करना है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के वेरिएबल्स दो क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो दोनों को आपने अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसको जो है क्वालिटेटिव वेरिएबल को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ये भी इसका जो है वो एज अ क्विज के हवाले से कर लीजिएगा। तो ये आपने तकरीबन कंप्लीट अच्छे से जो है वो कर लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स पर आ जाते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ होल नंबर्स या इंटीजर्स की फॉर्म में जो है वो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यूज़ जंप करके आती हैं, बीच में जो है वो कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं होती, ठीक है। जैसे हम और ये अक्सर जो है वो काउंट डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक फैमिली में कितने पर्सनस हैं, 3, 4, 5 एट्सेट्रा, घर में कितने रूम्स हैं, एक्सीडेंट में कितनी डेथ्स हुई हैं, तो ये सारे जो है वो हमारे पास क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल्स आ जाते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल्स ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी इंटरवल के अंदर हर पॉसिबल वैल्यू को जो है वो ले सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो या इंटीजर। मतलब वैल्यू स्मूथली और विदाउट गैप्स होती हैं, ठीक है। और ये अक्सर मेजरमेंट डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। जो हमारे पास डिस्क्रीट होती हैं वो काउंट डाटा में रिप्रेजेंट होती हैं, ये अच्छे से फ़र्क याद रखना। कॉन्टीन्यूस क्या होता है, मेजरमेंट डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। लाइक एज ऑफ पर्सन, अगर हम किसी शख्स की एज बताएं कि वो हम कह सकते हैं कि 23.5 ईयर्स, लाइक मतलब जो है वो 23 साल और 5 महीने का हो गया है कोई भी, ठीक है। या हम किसी भी वेट ऑफ अकोमोडिटी कर सकते हैं, टेम्परेचर एट अ प्लेस कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स में आ जाता है। और वेरिएबल्स को जो है वो हम जिन नंबर से जो है वो डिनोट कर सकते हैं वो एक्स या वाई लाइक हो जाता है, ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ का जिक्र करना हो तो हम उसकी जो है वो बेस बना देते हैं, यानी एक्स की बेस जे बना देंगे, या एक्स की बेस जो है वो आई बना देंगे, या एक्स की 1 या एक्स की बेस 2 लगा के इसको हम स्पेसिफिक जो है वो वैल्यू का जो है वो बना देते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये जो इनका जो डिफरेंस है आपने इनको अच्छे से कर लेना। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो ज़्यादा डिटेल में आप इसको ना कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं मेजरमेंट स्केल्स। 4 हमारे पास स्केल्स है मेजरमेंट्स के, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशो। इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए और इनका डिफरेंस जो थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये जितना मैंने हाईलाइट किया आप इतना भी कर लेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका शॉर्ट के हिसाब से भी और लॉन्ग के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। तो मेजरमेंट स्केल्स मतलब 4 तरह के, तो इनके नेम से याद होने चाहिए। नॉमिनल स्केल क्या होता है, सिर्फ नाम या कैटेगरीज देना नॉमिनल होता है। मतलब जब ऑब्जर्वेशंस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज अलग अलग ग्रुप्स में यानी क्लासीफाई करें तो उसे नॉमिनल स्केल कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करना कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो ये इन कैटेगरीज को जो है वो आप नंबर्स भी दे सकते हैं। सो ये जो नंबर्स असाइन करते हैं वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, उनका कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस जो है नहीं होता। और इन कैटेगरीज का कोई जो है वो ऑर्डर या रैंकिंग भी नहीं होता, सिर्फ जो है वो नेम या मतलब ये कैटेगरीज देकर जो है वो हम नॉमिनल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं ऑर्डिनल और रैंकिंग पर। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ये स्केल नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टीज़ रखता है और उसमें रैंकिंग या ऑर्डर जो है उसमें होता है, यानी सिर्फ क्लासीफाई नहीं करते बल्कि उन्हें एक ऑर्डर में अरेंज भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स या प्लेयर की हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम किसी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये एक्सीलेंट बच्चा है, या ये गुड है, या फेयर है, या पुअर है,
ठीक है, उनको रैंक क्या देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी पोजीशंस बना देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का रिलेशन होता है इसमें, और बस ऑर्डर मालूम होता है, लेकिन डिफरेंस का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड जो है वो क्लियर नहीं होता। ठीक है, हम कह देते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो उसमें जो है वो ऑर्डर का मालूम होता है हमें, बट इनकी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड यानी कितना ज़्यादा या कितना कम है वो नहीं मालूम होता है इसमें। ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद इंटरवल स्केल आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इक्वल इंटरवल्स होते हैं, यानी डिस्टेंस बराबर होता है, लेकिन ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है इसमें। जैसे टेम्परेचर है वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, 20 और 30 सेल्सियस स्केल का डिफरेंस 10 है। ठीक है, 20 से 30 का, और 5 से 15 का जो है वो डिफरेंस भी जो है वो 10 है। तो मतलब इंटरवल्स हमारे पास सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरवल स्केल आता है। ठीक है, यानी जो डिफरेंस आ रहा है, क्लियर हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि 40 डिग्री जो है वो 20 डिग्री से डबल होता है, ये नहीं कर सकते आप, रेशो में नहीं कर सकते, बट आप इसका डिफरेंस वैसे मालूम करना होता है। ठीक है, आप अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एज अ जैसे कि 40 डिग्री सी है और इसको हम इक्वल कर दें 2 × 20 डिग्री सी, तो ये आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं रेशो स्केल पर। रेशो स्केल क्या होती है, ये इसके इंटरवल स्केल जैसी ही होती हैं, लेकिन इसमें एक ट्रू 0 पॉइंट होता है, जबकि इंटरवल स्केल में ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता, बट इसमें इंक्लूड होता है। यानी मतलब 0 का अपना क्लियर और मीनिंगफुल मतलब होता है, 0 = कुछ भी नहीं। मतलब वेट जो है वो 0 kg हम कह सकते हैं, लेकिन मतलब कोई मतलब वेट नहीं है। डिस्टेंस 0 किलोमीटर, मनी 0 पे, वॉल्यूम 0 लीटर। तो रेशो स्केल में आप रेशोज और सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं, प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवीजन भी, बट इंटरवल में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, जैसे ऊपर था तो हम 40 डिग्री सी = जो है वो 2 × 20 डिग्री सी नहीं कह सकते थे कि वो रॉन्ग था, लेकिन इसमें आपने 40 kg को जो है वो हम ये भी कह सकते हैं 2 × 20 kg, यानी डबल का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आपने ये अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी मेजरमेंट्स के जो एरर्स हैं वो जो है वो क्या होते हैं। देखिए, कंटिन्यूस वेरिएबल्स जैसे वेट, हाइट, टेम्परेचर वगैरह कभी भी परफेक्टली एग्जैक्ट मेजर नहीं होता। ठीक है, हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है, जो कि एरर ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, और मेजरमेंट का जो तरीका है, मेथड है, इंस्ट्रूमेंट्स की जो लिमिटेशंस हैं, ह्यूमन हैबिट्स जो है वो प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी जो है वो एरर्स की रीजंस आ जाती हैं। अगर स्टूडेंट्स का वेट 60 kg लिखा गया है, तो ट्रू वेट हमेशा 59.5 kg होगा या 60.5 kg के जो है वो बीच होगा। तो हम क्या लिख देते हैं, राउंड अप कर देते हैं, मतलब एक किस्म का 60 kg बना देते हैं। अगर लिखा गया 60.00 kg, तो नियरेस्ट मतलब ये 0.01 के ही होगा। ठीक है, तो ट्रू वेट हमेशा 59.995 या फिर जो है वो 60.005 kg के बीच ही होता है, मतलब पॉइंट्स में होता है, बट हम उसको राउंड अप तक लगा लें आप इस चीज़ को, कि आप उसको जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में भी जो है वो सपोज ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो इक्वल है मल्टीप्लाई के, ट्रू वैल्यू जो है वो x प्लस जो है वो एरर आ जाता है, एरर = x प्लस एरर माइनस x = आपके जो है वो एरर आ जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है और परसेंटेज एरर है। एब्सोल्यूट एरर में सिर्फ डिफरेंस होता है, रिलेटिव एरर में एब्सोल्यूट एरर डिवाइड होता है ट्रू वैल्यू के। ठीक है, और परसेंटेज एरर में रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100 के होता है। तो एरर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो स्टैटिक्स में एरर का मतलब मिस्टेक नहीं होता, बल्कि वो नेचुरल वेरिएशंस यानी डिफरेंस बताया होता है कि इतना इनका जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो अपने इसके स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये आपने इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ मेजरमेंट्स, एब्सोल्यूट एरर, और ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट परसेंटेज एरर वगैरह, ये सारी अपने अच्छे से कर लेनी है। रिलेटिव एरर भी है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट जो है वो बाइज्ड एंड रैंडम एरर्स आ जाता है। बाइज्ड एरर्स यानी सिस्टमैटिक एरर्स, जब ऑब्जर्व वैल्यूज़ हमेशा कंसिस्टेंटली ट्रू वैल्यूज से या तो ज़्यादा हो या कम हो, तो उसे हम बायस्ड एरर कहते हैं। ऑब्जर्वर की पर्सनल लिमिटेशंस जो है वो ये वगैरह आ गई, इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो इम्परफेक्शंस वगैरह आ गए। तो रिपीटेड मेजरमेंट से ये जो है वो एरर्स रिवील नहीं होते, ये जो है वो कम्युलेटिव होते हैं। जितनी ज़्यादा मेजरमेंट्स लो उतना एरर बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा जो है वो ट्रबलसम जो है वो होते हैं। तो रैंडम एरर क्या होते हैं, जब ऑब्जर्व वैल्यूज़ कभी ज़्यादा और कभी कम होती हैं और दोनों तरफ की जो है वो डेविएशन बराबर जो है वो चांस से होते हैं, तो ये रैंडम एरर कहलाता है। और रिपीटेड मेजरमेंट्स लेने पर ये एरर्स रिवील हो जाते हैं, ये कैंसल आउट हो जाते हैं इन द लॉन्ग रन, यानी कभी प्लस और कभी माइनस के तहत। तो इन्हें जो है वो एक्सीडेंशियल एरर्स यानी कि कंपनसेटिंग एरर्स भी कहते हैं। तो ये भी जो है वो स्टूडेंट्स आपने इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, ये आपने इसको अच्छे से याद कर लेनी है।
तो स्टूडेंट्स आपका जो है ये लेक्चर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।